साथियों, मैं कुसुमा सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार शिक्षक भर्ती से महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जो आपकी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करें। और जो भी मेरे नए दोस्त इसमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो चैनल को और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और शुरू करते हैं। फिर हम आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा, महमूद गजनई के साथ कौन सा विद्वान भारत आया? अल-बहार, अल-जवाहिरी, अल-बरूनी या मिनहाज उस सिराज? तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल अल-बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और यह एक फारसी लेखक, धर्मज्ञ एवं विचारक था। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने अरबी में किताबुल हिंद तहकीक हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक में भारत की जलवायु, समाज, धर्म एवं राजनीति की स्थिति के बारे में विस्तार से आलोचनात्मक वर्णन किया था अल-बरूनी ने। अगला प्रश्न हमारा है, आज़ादी के समय भारत के पास कौन सी समस्या नहीं थी? ठीक, इसे विशेष ध्यान दीजिए, नहीं थी। देशी रियासतों के विलय, शरणार्थी की समस्या, पुनर्वास की समस्या, नेतृत्व की समस्या? तो इसका जो राइट आंसर फिलहाल नहीं थी, नेतृत्व की समस्या नहीं थी। ठीक, आज़ादी के समय पे भारत के पास नेतृत्व की करने की समस्या नहीं थी। अगला प्रश्न हमारा है, गिंडाल्यू ने अंग्रेजी सरकार के दमनकारी कानूनों को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन से जनजातीय आंदोलन को जोड़ने का सफल प्रयास किया? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खेड़ा आंदोलन? तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। रानी गिंडाल्यू ने अंग्रेजी सरकार के दमनकारी कानूनों को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जनजातीय आंदोलन को जोड़ने का सफल प्रयास किया था। अगला प्रश्न हमारा है, नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश कैसे मिलता था? ऑप्शन एक मिनट, राजा के रहने पर, सवाल पूछकर, जांच परीक्षा द्वारा, पैसा लेकर या राजा के कर्मचारियों को? तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल ये सवाल पूछकर, जांच परीक्षा द्वारा होता था। नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार राज्य के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित एक बौद्ध धर्म का विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना की बात करें तो गुप्त शासक कुमार गुप्त ने किया था। यह पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। आवासीय मतलब यहाँ बच्चे पढ़ते भी थे और निवास भी करते थे। ठीक, आवासीय। और फिर इसके और आगे बात आए तो यहाँ पर विद्यार्थियों को प्रवेश सवाल पूछकर एवं जांच परीक्षा द्वारा किया जाता था। 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी जो था, इसने इसको आग लगा दी थी यहाँ पे और नष्ट हो गया तब। अगला प्रश्न हमारा है, अशोक के साम्राज्य में प्रशासन का उच्च पदाधिकारी कौन होता था? ग्रामिक होता था, समाहर्ता होता था या पुरोहित या अमात्य होता था? तो इसमें जो राइट आंसर है फिलहाल अमात्य होता था। अशोक के साम्राज्य का उच्च अधिकारी, सम्राट अशोक के प्रशासन में सहयोग करने के लिए अमात्य एक मंत्री होते थे। ठीक, और पुरोहित धार्मिक कार्यों में राजा का सहयोग करते थे। समाहर्ता जो है वो राजस्व प्रमुख और सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था। गांव का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से, हल्लूर से, चिरांद से या पैचमपल्ली से? पैचमपल्ली जो है तमिलनाडु का है। यहीं से भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने की थी। ठीक, अगला प्रश्न है इसमें गेहूं के बारे में पूछा है। तो ये सच जो है फिलहाल मेहरगढ़ से मिला था। यह नवपाषाण काली का स्थल है और 7000 ईसा पूर्व प्राप्त हुआ था। मेहरगढ़ पूरा स्थल जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। इसकी खुदाई की बात करें तो जॉर्ज महोदय के नेतृत्व में 1974 में इसकी खुदाई हुई थी। और यहाँ से जीवन निर्वाह पद्धति में आखेटक, संग्राहक से पशुपालक और अस्थायी कृषि के रूपांतर विविध चरणों का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बलूचिस्तान का अन्न भंडार तथा रोटी की टोकरी मेहरगढ़ को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, सांची के स्तूप के विषय में आपको निम्नलिखित कथन दिए हुए हैं, इन पर सही विचार करना है। आपको दिया हुआ है, इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के समय का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जुड़े हैं। और एक अगला है, इसमें देखना है कि सही उत्तर का चयन क्या करना है। तो सही उत्तर जो है इसका फिलहाल सी ऑप्शन होगा। 1, 2, 3 सभी इसके राइट आंसर होंगे। अच्छा, अगला प्रश्न हमारा है, मंगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिया हुआ है,
इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। ये पूर्व एशिया के घास के मैदानों को थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा फिलहाल इधर। और आगे दिया हुआ है एक, चंगेज खान ने 1206 में मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। इस उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल बी ऑप्शन होगा, 1 और 3 इसका सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, तंजावुर से कुछ दूरी पर यहाँ मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियों तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बनाते थे। इसमें सही उत्तर का चयन करना है आप। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल होगा स्वामी मलाई। तंजावुर की कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियाँ तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बनाए जाते थे। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। राजस्थान के बूंदी में स्थित है। रानी जी की बावड़ी अपना स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात है। रानी जी की बावड़ी का निर्माण 1699 में रानी नाथावत जी ने करवाया था। रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी थी जिनका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता था। और इसमें आपको देखना है कि सही कथन कौन सा है। तो सही कथन की बात करें तो उपरोक्त में से सभी इसमें कथन सही हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है, सूचियों को मिलान करना है। दी हुई है वेट्टी, अलबरूनी और कन्नौज नगर उर। तो हम मिला रहे हैं इसमें से। वेट्टी जो है जबरन श्रम है ये, और अलबरूनी की बात करें तो अलबरूनी जो है किताबुल हिंद कहाँ है, ये है, ये तो पता ही होगा आपको। कन्नौज नगर की बात करें तो कन्नौज नगर त्रिपक्षीय संघर्ष से संबंधित है, और उनका संबंध है किसानों की बस्तियां हैं। तो इसके जो सही जवाब निकलेंगे 3, 4, 1, 2 यानी कि 34, 12 जो सही जवाब होगा इसका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय महाद्वीप के 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य शासन करने वाले निम्नलिखित प्रमुख राजवंशों की भौगोलिक अवस्थिति पर विचार करें। राष्ट्रकूट, पांड्य, गुर्जर प्रतिहार या चोल। तो इसका जो सही जवाब होगा, और इसमें हाँ, इसके उपयुक्त राजवंशों की सीमाओं के आधार पर भारतीय महाद्वीप में क्रमशः उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए नीचे दिए हुए कूट का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका जो सही अनुक्रम होगा फिलहाल 3142 होगा। अगला प्रश्न हमारा है, अछूतों के विषय में किसने लिखा। अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता तो सभी को आगाह करने के लिए एक लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। वाह भाई वाह, क्या बात है। निम्नलिखित कथनों पे किनसे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल वो होगा फासियन से। चीनी तीर्थयात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर थी जिन्हें शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। अछूतों को शहरों से बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते थे, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए एक लकड़ी के टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने या किसी भी प्रकार से संपर्क से बचाते थे। ये थी छुआछूत की भावना पहले इंसानों में। भारतीय उपमहाद्वीप में अशोक के शिलालेख कई स्थानों से प्राप्त हुए। निम्नलिखित स्थानों की भौगोलिक अवस्थिति पर विचार करें। एरागुड़ी, अच्छा इसको मिलन करना है। भारतीय उपमहाद्वीप में क्रमशः दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए सही अनुक्रम में इस प्रकार हम बता रहे हैं। पहला है एरागुड़ी, फिर सन्नति होगा ये, और उसके बाद होगा जौगढ़ ये होगा तीसरा। तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक। और उसके बाद पनगुररिया ये होगा चौथा। फिर उसके बाद रूपनाथ जो होगा ये तो 5वां सही लगा है। फिर बहापुर जो है कहाँ गया, बहापुर ये भी छठा, ये सही है। और कंधार है 7वां, ये भी सही है।
और ये और कौन सा बचा, ये 8वां। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल बी ऑप्शन होगा इसका, ये वाला इसका होगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लगभग 2000 वर्ष पूर्व भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। उसका आक्रमण केवल पश्चिमोत्तर भारत तक सीमित रहा। अब इसके जो जवाब हैं हम बता रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल बी होगा, केवल दूसरा सही होगा इसका। ठीक, इसका जो आक्रमण हुआ था फिलहाल, ये आक्रमण तो हुआ था 2300 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, 2000 नहीं, 2300 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका अगर 2300 होता तो सही जवाब होता। अब इसके बारे में और आगे हम बता दें आपको। तो लगभग 2300 वर्ष पूर्व मैसेडोनिया का राजा सिकंदर, अगर पूछ ले कि सिकंदर कहाँ का राजा था, तो मकदूनिया नाम भी सुने होंगे, सिकंदर मकदूनिया का था। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर वह मिस्र एवं पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी, जिसे बितस्ता नदी के नाम से जाना जाता है, बितस्ता झेलम, जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, मगध जो है वर्तमान में बिहार को बोलते हैं, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय बाढ़ आ गई थी बारिश की वजह से, ब्यास नदी में काफ़ी बाढ़ आ गई थी, तो नदी पार करने में सक्षम नहीं थे, तो वो वापस लौट गए। तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। पोरस का युद्ध जो सिकंदर से हुआ था वो बितस्ता नदी के किनारे ही हुआ था। और इसके घोड़े का नाम कभी कभी पूछ लेते हैं, तो के बेक ऐसे कुछ करके नाम था, के बेफुला करके नाम था शायद इसे, और इसी के नाम से इसने एक नगर भी बसाया था वहीं पे ब्यास नदी के किनारे, के बेफुला कुछ ऐसे ही नाम था। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न हमारा है, हड़प्पा सभ्यता के शिल्पकार निम्नलिखित में से किन धातुओं का प्रयोग शिल्पकारी हेतु करते थे? पत्थर, शंख, तांबा, कांसा। तो इसका सही जो जवाब होगा फिलहाल डी ऑप्शन होगा। ये उपरोक्त में से सभी धातुओं का प्रयोग किया करते थे। अगला प्रश्न हमारा है, नवपाषाणिक वैश्विक स्थल चताल ह्यूग स्थित है इराक में, ईरान में, तुर्की या मिस्र में? तो ये जो जगह है फिलहाल ये तुर्की में है। हुम्सगी में पूरा पाषाणिक काल नहीं, नवपाषाण युग से प्रसिद्ध सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चताल ह्यूग तुर्की में स्थित है। यहाँ से दूर दराज स्थानों से कई वस्तुएं लाई जाती थी, जैसे सीरिया से चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ एवं भूमध्य सागर की सीपियाँ। अगला प्रश्न हमारा है, पूरा पाषाणिक पुरास्थल हुम्सगी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर पूरा पाषाण काल युग के कई पुरास्थल प्राप्त हुए थे। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले हैं। ये आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। इनमें से कोई भी पुरास्थल झरनों के निकट नहीं थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। इसमें सही उत्तर की आपको जांच करनी है। तो सही उत्तर जो होगा इसका फिलहाल 1, 2, 3 और 5 होगा, चौथा नहीं होगा इसमें। अगला प्रश्न हमारा है, प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट, लैथ्यू-स्क्रिप्ट, लोको-स्क्रिप्ट या टैली-स्क्रिप्ट। तो अंग्रेजी में जो होता था वो मैन्यूस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। मेनू जो है फिलहाल जो आप सुनते होंगे, मेनू कहते हैं, मेनू बार पे जाइए, तो ये एक लैटिन शब्द है और इसी से ये चीज़ निकली हुई है। ठीक, और इसका अर्थ अगर हम बताएं तो ये जो मेनू होता है इसका अर्थ भी अगर आपको चाहिए तो ये होता है हाथ। इसका आंसर पांडुलिपि पर यहाँ ताड़ पत्रों अथवा भोज पत्रों पर लिखी जाती थी। रॉलेट एक्ट सभी को पता, 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। 1919 में ये आया था। और इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो यह कानून सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिसन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया काला कानून इसी को कहा जाता है, बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील वाला, जिसमें किसी व्यक्ति को संदिग्ध की अवस्था में देखकर उसको बिना किसी
जानकारी के तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक, इसमें फिर कोई दलील नहीं कर सकता था। यह 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान या याचना दिवस के मनाने का आह्वान किया। पूरे भारत में जगह जगह जुलूस निकाले गए। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। किस समुदाय के लोग लोहा बनाने में माहिर थे? संथाल, बैंगा, अगरिया या गोंड? तो अगरिया जो जनजाति के लोग थे वो लोहा बनाने में माहिर थे। 19वीं सदी के आखिर में बार बार पड़े अकाल की वजह से भारत में सूखे इलाके पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। मध्य भारत में बहुत सारे अगरिया कारीगरों ने काम बंद कर दिया, गांव छोड़ दिया और रोजी रोटी की तलाश में दूसरे इलाकों में चले गए। उनमें से बहुत सारे लोगों ने दोबारा कभी भट्टियां नहीं चलाई। अगला प्रश्न हमारा है 1857 के विद्रोह में किसने भविष्यवाणी कर दी थी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा? बख्त खान, मौलवी अहमदुल्ला शाह, तात्या टोपे या कुंवर सिंह? तो इसका जो राइट आंसर है मोहम्मद अहमदुल्ला शाह था। 1857 के विद्रोह के दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए थे। जैसे फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वे समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है तथा इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में भी अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यात्री यानी धर्मयोद्धा इकट्ठा हो गए थे। अगला प्रश्न हमारा है किस वर्ष बंगाल में अकाल से लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई? 1765, 1770, 1774, 1776? इसका जो सही जवाब है फिलहाल 1770 में हुआ था। ब्रिटिश शासन में बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में जूझ रही थी। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें अपनी कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। अगला प्रश्न हमारा है किस वर्ष मैसूर में सहायक संधि की गई थी? 1798, 1799, 1800 या 1801? तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल होगा 1799 में ये हुआ था मैसूर के युद्ध। 4 बार जंग हुई थी, 1767 से 1769, 1780 से 1784 और 1790 से 92 और 1799। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली थी। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने अय्यर राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही 1799 में मैसूर का सहायक संधि थोप दी गई। अगला प्रश्न हमारा है 1946 में किस स्थान पर पुलिस वालों ने घटिया भोजन के खिलाफ हड़ताल कर दी? लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली या बिहार? तो ये जो हुआ था ये दिल्ली में हुआ था। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार 22 मार्च 1946 ने पुलिस की हड़ताल की खबर दी थी। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन्स बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची वहां भी पुलिस वालों ने खाने से मना कर दिया। अगला प्रश्न हमारा फोर्ट ग्लेस्टर अवस्थित है। तो फोर्ट ग्लेस्टर आपको पता होना चाहिए कि यह कोलकाता में अवस्थित है और देश में प्रथम वस्त्र उद्योग था। 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लेस्टर है स्थान, वहीं पे यह लगाया गया था और बंद हो गया फिर। तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है सुमेलित नहीं है पूछा है। खाद्य फसलें गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा है। रेशेदार में जूट, कपास। पेय पदार्थ में चाय, कहवा। दलहन फसल तिल सरसों। तो इसके ऑप्शन इधर देख रहे हैं, नहीं इधर ही है। तो इसका जो राइट आंसर है दलहन फसलें। दलहन में फिलहाल सरसों तो आएगा नहीं भाई, तिल भी नहीं आएगा क्योंकि ये तेली फसलें हैं। तो ये होगा डी ऑप्शन, क्योंकि दलहन में दालें आएंगी ना, चना की दाल, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, ये सब आएंगे। अगला प्रश्न हमारा है इसमें आपको सुमेलित करना है।
तो आपको जो पहले पता हो आप उससे मिला लीजिए। नरौरा आपको पता होना चाहिए कि ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। तारापुर जो है सबसे पहले बना था महाराष्ट्र ट्राम्बे में। और जो कलपक्कम है ये फिलहाल है तमिलनाडु में। और कैगा कैगा से कार से कर्नाटक, ये जोड़ लीजिए, समझदारी इसी में है। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल 2, 4, 1, 3 यानी कि 24-13। 24-13 किस ऑप्शन में है? 24-13 ये पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न आ रहा है कालगुरली और कालगार्डी, विशेष ध्यान रखिएगा इन शब्दों पे। पूछ के आ रहा है नाम क्या लिखा। सोने की खान किस देश में? यूक्रेन में, ब्राज़ील में, ऑस्ट्रेलिया या रूस में? तो ये फिलहाल जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। ये सोने की खान है जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। अगला प्रश्न आ रहा है पृथ्वी पर अलवण जल की मात्रा कितनी है? अलवण जल की मात्रा का मतलब बता दे जिसमें समुद्री जल ना हो। मतलब नहीं होता है, लवण मतलब नमक, जिसमें नमक ना हो, मतलब पानी साफ हो, पीने लायक हो। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल लगभग 3% माना जाता है, लेकिन 2.7 इसके नज़दीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक, इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। पृथ्वी पर जल की कुछ मात्रा है, जैसे महासागर में बात करें तो 97% महासागर हैं। और बर्फ 76 तथा हिमशिला जो है 2.025%। भूमिगत जल की बात करें तो 0.68%। झील की बात करें तो 0.01% है। और मृदा आर्द्रता की बात करें 0.005% है। वायुमंडल की बात करें तो 0.001% है। और नदियाँ हैं 0.001%। ये पानी सब है। जैवमंडल 0.0004% जैवमंडल है। इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे, सबवे, मेट्रो? तो भूमिगत सड़क निर्माण का जो उदाहरण है फिलहाल सबवे होता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, इसमें भी आपको सुमेलित करना है। अगुलहास, केनारी, कैलिफोर्निया, बेगुला, ये सब कहाँ की जलधाराएँ हैं? तो हम बता रहे हैं आपको। अगुलहास जो जलधारा है वो है हिंद महासागर की। और केनारी की धारा जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर ये है इसका। कैलिफोर्निया की जलधारा की बात करें तो उत्तरी प्रशांत महासागर की है, इधर चले जाइए। बेगुला जो है ये इसका सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2, 3, 1, 4 यानी कि 23, 14। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा है किस वायुमंडलीय परत में आयन होते हैं और वायरलेस संचार में मदद मिलता है? मध्यमंडल, तापमंडल, क्षोभमंडल, समतापमंडल? तो इसका जो राइट आंसर है तापमंडल जो होता है इसमें होते हैं इस परत में आयन होते हैं। वायुमंडल को तापमंडल भी कहा जाता है। यह वायुमंडल परत में आयन होते हैं और वायरलेस संचार में मदद करते हैं। यह परत 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है 34 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थलाकृति समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती है? समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टैक या समुद्र भृगु? तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल सभी होंगे। अगला प्रश्न हमारा है भूपर्पटी के ठीक नीचे मेंटल कितनी गहराई तक फैला हुआ है? तो ये फिलहाल फैला हुआ है 2900 किलोमीटर तक। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, एक मिनट इसको जूम कर लेते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को कहा जाता है शिवालिक। हिमालय पर्वत को 3 प्रमुख समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। जैसे सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। मध्य हिमालय या हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। अगला प्रश्न हमारा है वायुमंडल में किन गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस है नाइट्रोजन है 78%, सभी को पता होगा। ठीक, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य आर्गन में आएंगे फिर। अगला प्रश्न हमारा है वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? तो वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को थीमैटिक मानचित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित ग्रहों को उनके परिक्रमण काल के अनुसार अवरोही क्रम में
क्रम व्यवस्थित करना है। तो बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति दिया हुआ है। फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। 1, 2, 3, 4 और 5 इसके सही जवाब सही लगे हुए हैं। अगला प्रश्न, हांगहो नदी घाटी सभ्यता विकसित हुई। हांगहो नदी घाटी जो है फिलहाल ये चीन में है। चीन का शोक के नाम से जाना जाता है और इसे पीली नदी भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा चीन। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो यह जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है सड़कों को मिलाने की योजना है। इसका संबंध जो है सड़क परिवहन से है। सेलम लौह केंद्र कहाँ? सेलम फिलहाल तमिलनाडु में पड़ता है। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। जूट की फसल प्रमुखता होती है किशनगंज पूर्णिया में, अररिया आरा में, गया औरंगाबाद या गया जहानाबाद। तो जूट की जो फसल होती है फिलहाल ये होता है किशनगंज पूर्णिया में पाई जाती है। ठीक, और इसके अलावा पूर्णिया, अररिया, दरभंगा, सहरसा में भी उगाई जाती है। जूट को सुनहरा रेशा भी कहते हैं ना। और भारत में बात करें तो जूट पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में बात करें तो गोरखपुर में पाया जाता है। और विश्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में पाया जाता है। एल्यूमिनियम किस खनिज का प्राप्त होता है? तो एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हमारा है 44 के बाद 45 से, रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है? हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एवं कार्बन का। तो जल का जो है मिश्रण होता है तो ये होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है। ठीक, जैसे इसमें लिखा है H2O, तो H से हाइड्रोजन होता है, O से ऑक्सीजन होता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा कैटरीना क्या है? कैटरीना कपूर नहीं है। यह एक चक्रवात है, एक ठंडी पवन है, स्थानीय पवन है, एक प्रतिचक्रवात है। तो इसका जो सही जवाब है कैटरीना एक चक्रवात होता है। ठीक, चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है जिसे चक्रवात की आंख कहते हैं। भारतीय प्रायद्वीप में आने वाले अधिकांश चक्रवात अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं। नखलिस्तान का क्या अर्थ होता है? तो नखलिस्तान का अर्थ होता है सी ऑप्शन, रेगिस्तान में हरियाली और जल वाला क्षेत्र होता है ये। छोटा नागपुर क्या है? छोटा नागपुर का एक पठार है, सभी को पता होगा। अगला प्रश्न, जरासंध का अखाड़ा अवस्थित है। तो जरासंध का जो अखाड़ा है फिलहाल ये राजगीर बिहार में स्थित है। ठीक, मानचित्र में मैदान को दिखाते हैं, मैदान को किस रंग में दिखाते हैं? तो मानचित्र में मैदान को जो है हरे रंग से दिखाते हैं। पठार के ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? पठार की ऊपरी सतह बी ऑप्शन सपाट होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी? तो 23.5 अंश, सभी को पता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली व्यवस्था बनाई गई है। राज्य स्तर पर होने वाले शासन कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक एमएलए होता है। चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसीलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों में होते हैं। उपरोक्त में से गलत कथन आपको चुनना है। तो गलत की बात करें तो इसका जो गलत कथन है डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं है। ठीक, सभी सही हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कथन दिया हुआ है, हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सही है ना। और इसके बाद इधर और दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, भारतीय संविधान में स्वास्थ्य का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल होगा 1 और 2 दोनों सही है, इसमें 2 सही। ठीक, भारतीय संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को लागू करने के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। भारतीय शासन ने समानता के अधिकार को कानून द्वारा लागू किया। दूसरा दिया हुआ है, भारतीय शासन ने समानता के अधिकार को कानून को लागू करने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई। उपरोक्त में से कथन गलत ढूंढना है आपको। तो गलत की बात करें तो इसमें ना तो 1 ना तो 2। भारत में जनहित याचिका PIL, भगवती चरण हित के जननायक PIL से जुड़े मामलों के संदर्भ में
कथन पर विचार करना है। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का ही इस्तेमाल किया गया था। और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है, इसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी। अगला दिया हुआ है भोजन का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार में न्यायालय द्वारा शामिल कराया गया। 1985 में ओगला टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने फैसला दिया कि आजीविका का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार से शामिल है। इसका फिलहाल सही नहीं है, मतलब गलत पूछा है, तो गलत की बात करें तो इसका जो गलत आंसर होगा फिलहाल बी ऑप्शन होगा, केवल तीसरा इसका गलत है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा भारत राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों है और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। ठीक, कुछ लोग अपने ही धर्म के सदस्यों को न दबाएं। राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। इसमें कथन आपको सही बताना है। तो सही की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है सभी कथन इसके सही हैं। अगला प्रश्न हमारा है 57 के बाद है 58 नंबर 58। एक मिनट। भारतीय संविधान का ढांचा संघीय है। भारतीय संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। संघवाद से तात्पर्य है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। दूसरा दिया है संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं बल्कि उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। सही बात है। हमारे संविधान ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की है जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार है, ये भी सही है। बलवंत राय मेहता की त्रिस्तरीय। ठीक, और अगला दिया हुआ कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कोई वर्णन नहीं किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल वो होगा सी ऑप्शन। 1, 2, 3 इसके सही जवाब है सभी। अगला प्रश्न हमारा है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब लागू हुआ। तो ये हुआ था फिलहाल 1989 में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 संशोधन कब हुआ। तो इसके संशोधन की बात करें तो ये संशोधन जो हुआ था 2005 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्नकाल के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। यह कार्यपालिका को नियंत्रित करने का माध्यम है। सदन की बैठक का पहला घंटा निर्धारित होता है। ठीक है, तो सही है। विशेष महत्व के विषय पर तथ्य की जानकारी प्राप्त की जाती है। लोकतंत्र के स्वास्थ्य हेतु महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प जो है फिलहाल इसके सभी आंसर सही है। अगला प्रश्न हमारा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आशय है कि निम्नलिखित कथन से सही कथन पर विचार करें। सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार है। सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। संपूर्ण नागरिकों को वोट देने का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल होगा इसमें किधर गया, केवल 2 सही है। ठीक, डी ऑप्शन नागरिक संबंधित है। इसमें देखो ये नागरिकों को है, वयस्कों को नहीं। अगला प्रश्न हमारा है 62 के बाद 63 नंबर धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है। तो इधर देखते हैं भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सही है। प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये भी सही है। भारत को हिंदू राष्ट्र माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल होगा इसका सी आंसर 1 और 3। अगला प्रश्न हमारा भारतीय संविधान के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन कितने स्तरों पर हुआ है। तो शक्तियों का जो विभाजन हुआ है फिलहाल 3 स्तरों पर हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर संविधान के किस भाग के अंतर्गत सहायता प्राप्ति का उपबंध है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो इसका जो सही जवाब होगा भाग 3 के अंतर्गत है ये। संविधान देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता मनमाने और निरंकुश दुरुपयोग से बचाते हैं। यह उपबंध राज्य व अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। अगला प्रश्न हमारा संविधान सभा की प्रथम व अंतिम बैठक कब हुई। तो प्रथम बैठक फिलहाल 9 दिसंबर को हुई थी और अंतिम बैठक 24 जनवरी को हुई थी। इसका सही जवाब फिलहाल यही होगा, बी ऑप्शन।
संविधान के विशेष लक्षणों के आधार पर उचित विकल्प का चयन करें। संघवाद, संसदीय शासन प्रणाली, शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता। तो इसका जो राइट आंसर फिलहाल 1, 2, 3, 4, 5 सभी सही हैं। ये सभी संविधान में सम्मिलित हैं। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, खबर लहरिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस जिले से होता है? तो खबर लहरिया जो है पत्र का जो संपादन होता था, ये फिलहाल चित्रकूट से होता है, उत्तर प्रदेश में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो ये फिलहाल 8 मार्च को होता है। और फिर बात करें, अगला प्रश्न है 70 नंबर, विधानसभा के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। विधानसभा के सदस्य को सांसद कहते हैं। विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। एमएलए विधानसभा का सदस्य होता है। राज्य के विधानमंडल को संसद कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल, और क्या दिया हुआ नहीं, बस इसका जो सही जवाब है फिलहाल 2 और 3 होगा। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद 15 के अंतर्गत शामिल किया गया है? किसको? राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर विभेद नहीं कर सकती। हाँ, सही है। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि के उपयोग के संबंध में नियोक्ता शर्तों के अधीन नहीं होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प की बात करें तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, ग्राम सभा ग्राम पंचायतों पर विभिन्न माध्यमों से नियंत्रण रखती है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों को के सामने रखते हैं। विभिन्न समितियों के माध्यम से ग्राम सभा ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण रखती है। पैसा का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो, इसकी निगरानी भी ग्राम सभा करती है। अगला दिया हुआ है, ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखती है और गांव के लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। तो इसके जो सही जवाब है फिलहाल डी ऑप्शन है, सभी सही इसमें। अगला प्रश्न हमारा है, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया? तो स्वच्छ भारत अधिनियम व स्वच्छ भारत अभियान मिशन जो चला था फिलहाल गांधी जी की जयंती पे चला था। ये 2 अक्टूबर 2014 को चला था ये। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन जो हुआ था फिलहाल ये हुआ था 2005 में, अभी हमने बताया ऊपर। अगला प्रश्न हमारा, ग्राम पंचायत के संदर्भ में कथनों पर कथन सही कौन सा है? स्थानीय कर लगाना व इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधित सरकारी योजनाएं लागू करना, और दिया हुआ है इधर सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों आदि के निर्माण व रखरखाव आदि, सफाई व स्वास्थ्य हेतु कर्मियों की भर्ती। तो इसमें 1, 2, 3 सही हैं, चौथा गलत है। पंचायती राज प्रणाली का गठन किया जाता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला पंचायत। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल 1, 2, 3 सही है, तीनों। अगला प्रश्न हमारा है, लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। कारण दिया हुआ है, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा फिलहाल, कथन ये सही किंतु कारण आर इसका गलत है। इसके बारे में हम आपको बता दें थोड़ा डिटेल। वर्तमान संदर्भ में लोकतंत्र की सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और प्रतिनिधि ही मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। इसीलिए इसका वो कारण गलत है। प्रस्तावना के संदर्भ में कथनों पर विचार करना, यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। ये तो सही है। इसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इसे 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित व आत्मसमर्पित किया गया। इनमें कभी भी संशोधन नहीं हुआ। संशोधन तो फिलहाल हुआ है, प्रस्तावना में एक बार तो संशोधन हुआ है। तो इसका जो पूछा क्या है, ये इसका जो सही जवाब होगा 1, 2, 3 होगा, चौथा गलत है। संशोधन हुआ था 1951 में। इसमें नहीं, वर्ष 1976 में संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए थे।
तो इसमें एक बार वही संशोधन हुआ था 1976 में। और संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान में संशोधन एक बार हुआ था 1951 में, शुरुआत में नेहरू के समय में। प्रस्तावना में संशोधन 1976 में हुआ, जिसे लघु संविधान संशोधन कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी ना। अगला प्रश्न हमारा संविधान के प्रस्तावना पर, ये देखो आ गया पहली बार संशोधन 1976 में। अगला प्रश्न हमारा अनेकता में एकता विचार किसने दिया? तो अनेकता में एकता का जो विचार दिए थे फिलहाल जवाहरलाल नेहरू दिए थे। भारत की खोज में लिखा गया था, भारत एक खोज इनकी पुस्तक है, उसी में लिखा गया कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है। तो ये था बिहार शिक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट, जो आपके बिहार भर्ती के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा समय न लेते हुए हम थोड़ा स्पीड में करा देते हैं आपका रिवीजन, और ऐसे ही आप रिवीजन करते रहिए। उम्मीद है कि आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर किया करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और हम और भी वीडियो बनाते रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय। फिर हम मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग की क्लास में करंट अफेयर के साथ। बाय तब तक के लिए।